ठीक है. Yesterday, what at what topic we closed? What was the last rule? Anyone? Anyone? Sixth rule. Sixth rule, what was it? Compound word is not used in plural if a noun does the work of an adjective. All right, got it. Now, the seventh rule. Now we'll proceed with the seventh rule. The following nouns are used only in plural. ऐसे कुछ words है, उसमें भी सब types है. We'll see that कि जो word जो है हम singular form में कभी use ही नहीं करेंगे, वो हमेशा हम plural में ही use करेंगे. So first क्या है? The name of instrument which have two parts or comes in pair. For example, जैसे examples होता है टू पार्ट्स में जो आता है, जैसे सीजर्स हो गया, या फिर आप चश्मा पहनते हो तो चश्मा हमेशा दो पैर में आता है, राइट? दो ग्लासेस होती है उसकी, तो स्पेक्टेकल्स बोलते हैं उसे. सो स्पेक्टेकल्स हो गया. फिर शूज हो गया. शूज कभी आप एक ही नहीं खरीदोगे, मिलेगा तो हमेशा पैर ही मिलेगा, तो शूज हो गया. सी, इफ यू नोटिस, ऑल दीज वर्ड्स आर एंडिंग विथ एस, है ना? प्लूरल फॉर्म से एंड हो रहे हैं. तो इसका मतलब जो रूल कहता है कि हमेशा जो चीज पैर में आएगी वो आप एज अ प्लूरल वर्ड ही यूज करोगे, और उसके लिए जो वर्ब है वो भी आप हमेशा प्लूरल ही यूज करोगे. विल सी द एग्जाम्पल. नाउ, सीजर्स आर इज यूज्ड टू कट. व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस? Are used. आर यूज्ड. व्हाई? बिकॉज सीजर्स बोला है, और आपको पता है कि सीजर से हमेशा दो पैर में आती है. जैसे कैची होती है, कैची के वो दो दो चीजों के बीच में से आप काटते हो ना, तो वो हमेशा पैर में आएगी. अगर एक ही आपको मैंने दी तो वो एज अ सीजर काम नहीं करेगी. सेम विथ स्पेक्टेकल, सेम विथ शूज. अंडरस्टूड? जैसे और एक होता है ग्लासेस हो गए, भाई स्पेक्टेकल्स और ग्लासेस वन एंड द सेम थिंग. तो जो भी चीज हमेशा पैर में आएगी उसके लिए आप वो एज ए प्लूरल ही ट्रीट करोगे, और उसके लिए जो भी वर्ब यूज करोगे वो प्लूरल ही रहेगा. ठीक है? नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन. माई पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स इज आर वेरी एक्सपेंसिव. नाउ हियर इज द जैक. टेल मी, is or are? And guys, be Is. quick. I want two-way interaction. Fast. Is. Sorry? Is. Is. Anybody else who is saying are? क्यों? मैंने तो रूल तो बोला कि are प्लूरल की तरह ट्रीट करना है. यहाँ पे तो spectacles आ गया. फिर why you are not treating it as a plural? Why you are using it is? Because pair is used. Anybody else? Just a minute. Anybody else? कि किसी का कहना है कि आर आ सकता है यहाँ पे, या इज नहीं आएगा? तो द थिंग इज, यहाँ पे भले ही मैंने बोला है कि स्पेक्टेकल्स, और मैंने बोला है कि स्पेक्टेकल्स हमेशा एज अ प्लूरल फॉर्म होगा और उसके लिए हमेशा आर आना चाहिए, तो आइडियली यहाँ पे आर. लेकिन थोड़ा बैक ट्रेस करोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है माई पेयर. पेयर बोला है ना, तो पेयर तो एक ही है. माई पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स तो एक ही है, उसकी वजह से वी विल यूज इज. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? माई पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स इज वेरी एक्सपेंसिव. अगर मैं बोलती कि स्पेक्टेकल्स इज वेरी एक्सपेंसिव, तो वो सही होता या गलत? गलत मैम. गलत. Spectacles एग्जैक्टली. are क्यों? क्योंकि very मैं बस expensive. स्पेक्टेकल्स से ही चालू किया मैंने. अगर मैं बैक ट्रेस करती हूँ तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, और स्पेक्टेकल्स जैसे रूल कहता है स्पेक्टेकल्स पैर में चीज है, तो प्लूरल आएगी. तो प्लूरल ही आपको वर्ब यूज करना पड़ेगा. एट दैट टाइम यू वुड हैव यूज्ड आर. बट इन दिस केस, सी अगेन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड इन एनडीए.
थोड़े ट्रिकी होते हैं, जैसे आपको रूल तो पता है लेकिन रूल में फिर से कुछ तो भी जैक डाल दिया, कुछ तो भी पहले ऐसी चीज ऐड कर दी कि जिसके वजह से रूल पूरा स्क्रैप ही हो जाता है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, अभी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का मैंने बोल दिया कि जो चीज पैर में होती है, जैसे क्लोथिंग आइटम भी होते हैं जो हमेशा पैर में आते हैं। ठीक है, कि जैसे पैंट होती है तो उसके दो लेग्स को आपको पूरा कपड़ा सिल के आता है, ऐसा एक पैर का ही नहीं आता है कभी कभी। अंडरस्टूड? तो जैसे ट्राउजर हो गया या फिर शॉर्ट्स हो गए या फिर जीन्स हो गए। तो सी यू कुड सी all these words are ending in s, that is in its plural form. So again, whichever thing, whichever a dress item is comes in pair, you will treat as a plural form, और हमेशा आप उसका प्लूरल ही करोगे। जैसे आप कभी नहीं बोलोगे कि यार मुझे वो ट्राउजर देना, नहीं, ये नॉर्मल इंग्लिश में भी ये गलत है। यू विल ऑलवेज से यार आई वांट दैट ट्राउजर्स, क्योंकि वो हमेशा पैर में आती है। तो ड्रेस, जैसे ट्राउजर्स आर इन ट्रेंड दीज डेज, तो यहाँ पे इज अगर मैं लिखती तो वो सही रहता था क्या? No, ma'am. करेक्ट। सो आंसर वुड हैव बीन ट्राउजर्स आर इन ट्रेंड दिस डेज। अंडरस्टूड? नाउ यस नेक्स्ट, मैम। नाउ नेक्स्ट। मैम तो इसमें शर्ट भी आ सकता है। यार शर्ट है ना, हाँ, आई न्यू दिस वाज कमिंग। जैसे शर्ट है ना, काफी अनडिसाइडेड चीज है। शर्ट में काफी टाइप के होते हैं, जैसे ऑफ शोल्डर भी आता है गर्ल्स। अभी ऐसा भी नहीं है कि शर्ट इज अ ओनली थिंग विच इज वेयर ओनली बाय मेन, वो गर्ल्स भी पहनती है। और गर्ल्स में तो मतलब स्टाइल इतनी आगे तक पहुंच चुकी है, जैसे ऑफ शोल्डर होता है कभी कभी, एक स्लीव होती ही नहीं है, इसलिए इंग्लिश में शर्ट को ऐड ही नहीं किया गया है, क्योंकि उसके काफी उसमें कुछ टाइप्स है जिसमें वो नल एंड वॉइड हो जाता है वो रूल। उसकी वजह से जिसमें हमेशा लागू होगा दैट इज पैंट। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आपने एक साइड का पैर डाला ही नहीं और एक साइड में ही आप पैंट डाल के घूमे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो उसकी वजह से इन जनरल कंसिडर करके वो एक ही रूल बनाया गया है और वो शर्ट वाला उसमें स्क्रैप किया गया है। अंडरस्टूड? यस मैम, थैंक यू। Now next, some collective nouns, even if they are singular in form, that is police, cattle, people, majority, artillery, infantry, etc. Now, कुछ collective nouns है जो आपको शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये एज अ सिंगुलर आ सकते हैं। मतलब सी यहाँ पे जैसे पुलिस है, पुलिस से आपको नहीं पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। कैटल से आपको लगता है एक भी कैटल हो सकती है, मल्टीपल कैटल भी हो सकते हैं। पीपल, पीपल तो यूजुअली प्लूरल होता है। फिर मेजोरिटी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, ये कुछ वर्ड्स है जो आपको याद करने हैं, जो हमेशा एज अ प्लूरल ही एक्ट करेंगे। अंडरस्टूड? जैसे पुलिस हैज हैव रीच्ड दिस क्राइम सीन, सो व्हाट विल यू चूज? एनीवन? मैंने बोला कि इसे प्लूरल ही समझना है, एज अ प्लूरल एक्ट कराना है। तो प्लूरल अगर एक्ट कराना है तो उसके लिए आपको वर्ब भी प्लूरल यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आएगा पुलिस हैव रीच्ड द क्राइम सीन, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इफ आई वुड हैव सेड कि कैटल्स आर रोमिंग अराउंड, will it be a correct sentence or not? No, ma'am. Anybody? नो मैम। No, ma'am. कैटल क्यों? आना चाहिए। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि कैटल का प्लूरल कैटल। फॉर्म ही कैटल है। वो कैटल्स आप बोल ही नहीं सकते हो। तो आपको इमिडिएटली पता है कि कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, Yes, इसमें ma'am. कुछ डाउट? Yes, ma'am. नाउ वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये वाली। Uncountable nouns are used in singular forms only. Indefinite article, that is a, an, is not used before them. Much is used in place of many for denoting plurality. Now just cut it short. Uncountable nouns are used in singular forms only. अभी किसी को अभी पता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं?
सो लेट मी टेल यू, काउंटेबल नाउन मतलब जो चीजें आप गिन सकते हो। जैसे मैं बोलती हूँ चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स इज समथिंग विच यू कैन काउंट, है ना, काउंट कर सकते हो ना कि मुझे इसने 4 चॉकलेट्स दिए, Yes. मुझे 4 कैडबरी दी, ठीक है। या फिर ग्लास हो गया, जैसे जिससे आप पानी पीते हो, ग्लास, तो अब वो चीज ऐसी है कि आप जो काउंट कर सकते हो। लेकिन इफ आई से कि again just let me clear this, when I say countable and uncountable, it is only in numbers, हाँ। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि दूध या फिर मिल्क या फिर वाटर, सो डेफिनेटली इट कैन बी काउंटेड इन अ लिटर, लेकिन आप नंबर से काउंट कर सकते हो क्या कि 1 पानी दिया, 2 पानी दिया, 3 पानी दिया, ऐसा कुछ बोल सकते हो क्या? No. नो, जो चीजें क्लियरली खाली विदाउट एनी यूनिट नंबर्स में काउंट की जाती है, वही इंग्लिश में उसका रेफरेंस है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। प्लीज मेक अ नोट, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का वही डिफरेंस है, मतलब इंग्लिश में उसे एक ही चीज में इंक्लूड किया गया है कि आप सीधा नेकेड आई से उसे अगर काउंट कर सकते हो, खाली आंखों से, पानी आप बस गैस कर सकते हो लेकिन काउंट नहीं कर सकते। काउंट करने के लिए उसे आपके लिए कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगेगा, पानी हो गया, दूध हो गया, ठीक है, तो इट विल फॉल अंडर अनकाउंटेबल। लेकिन जो चीजें हैं, चॉकलेट्स हो गया या फिर बॉटल्स हो गई, बुक्स हो गई, ये चीजें आप नेकेड आई से काउंट कर सकते हो, सो इट विल फॉल अंडर काउंटेबल। सो इज दिस क्लियर, डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल? Yes, ma'am. ओके, नाउ द रूल क्या कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स। जो भी अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे, और उसके पहले आप कभी भी आर्टिकल नहीं लगाओगे, इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन, विल सी व्हाट इट इज इन आर्टिकल्स इन डिटेल, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट अंडरस्टैंड कि उसका क्या रेफरेंस है। तो जैसे एक एक ये हो गया। अभी जैसे ये पढ़ लो कि अनकाउंटेबल्स नाउन में क्या क्या आता है। जैसे इंफॉर्मेशन, उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी, आप काउंट कर सकते हो क्या कि कितनी इंफॉर्मेशन दी? नहीं। तो इंफॉर्मेशन क्या आएगा? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे सेम विद एडवाइस, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। हेयर, बाल गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते हो। फिर लगेज हो गया, बिजनेस हो गया, वर्क, वर्ड, दिस वर्ड, वर्ड मीन्स नॉट वर्ड, word means promise. I have written it in bracket over there. Promise, इंग्लिश में बोलते हैं कि he gave me a word. उसने मुझे, आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये म्हणतो त्यांनी मला शब्द दिलाय, तो शब्द दिलाय म्हणजे एक शब्द दिलाय असा त्याचा अर्थ नाही होत। इट मीन्स की त्यांनी काहीतरी मला प्रॉमिस केले, ठीक है। नेक्स्ट इज मिसचीफ, मिसचीफ म्हणजे रॉन्ग डुइंग्स, गलत कुछ काम, आप काउंट नहीं कर सकते हो। ब्रेड, सीनरी, सीनरी इज समथिंग विच यू शुड ऑलवेज नो। सीनरी का फुल प्लूरल फॉर्म सीनरीज नहीं होता है, वो हमेशा सीनरी रहेगा। और इनफैक्ट ऑल दीज वर्ड्स, अब्यूज, एविडेंस, एविडेंस का फुल फॉर्म हमेशा, सॉरी, प्लूरल फॉर्म हमेशा एविडेंस ही रहेगा, एविडेंसेस कभी नहीं होगा। फिर अल्फाबेट, अल्फाबेट हमेशा अल्फाबेट ही रहेगा, अल्फाबेट्स नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, बैगेजेस नहीं होगा, स्टेशनरीज नहीं होगा। अंडरस्टूड? ये कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स है जिस जो आपको नोट करने और हमेशा याद रखना है कि ये अनकाउंटेबल चीजें हैं, और इसका हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही आएगा, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं आ सकता है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, इज इट अ करेक्ट सेंटेंस और नॉट? No, ma'am. No, नो, ma'am. व्हाई? And because article is used before uncountable one. एग्जैक्टली, रूल क्या कहता है कि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन कौन सा भी आ गया तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो आर्टिकल आ चुका है। आर्टिकल, अभी आप सोचोगे कि बराबर है ना, आई से चालू हो गया, तो एन तो ऐसी चीज है जो कुछ भी ए, ई, आई, ओ, यू के पहले लगती है, डेफिनेटली लगती है। लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस, एंड वन ऑफ द एक्सेप्शन इज अगर वो जो चीज है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंडर आती है तो उसके पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। अंडरस्टूड? तो करेक्ट सेंटेंस वुड बी ही गेव मी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, you should be true to your words. Is it a correct sentence or not? No. No. Anybody else? Anybody else?
यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स, एज आई सेड वर्ड्स। तो सेंटेंस से ही एक समझ में आ रहा है कि कुछ वादे की बात हो रही है, कुछ प्रॉमिस की बात हो रही है। तो प्रॉमिस के लिए वर्ड ये शब्द है, नॉट वर्ड्स। सो इट इज रॉन्ग। वी विल यूज वर्ड। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड। नेक्स्ट, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मेनी मिसचीफ्स। अभी और एक रूल कहता है, जस्ट 1 सेकेंड, कि मच इज यूज्ड, सी, much is used in place of many for denoting plurality। ठीक है, अभी यहाँ पे he was punished for committing many mischief, सॉरी यहाँ पे s नहीं आना चाहिए, many mischief। यहाँ पे प्लूरल की बात करनी है तो many नहीं आएगा, प्लूरल के लिए many नहीं आता है, much आएगा। much mischief। अंडरस्टूड? yes or no? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now next, case of noun। केस ऑफ नाउन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी इजी है समझने में, लेकिन ये एग्जाम में आता है और काफी बच्चे गलती करते हैं। तो एक बार ये क्लियर हो गया तो कभी इसमें गलती नहीं होगी आपकी आगे से। पजेसिव नाउन, इट डोनेट्स पोजेशन, ऑथरशिप, ओरिजिन, एक्सेट्रा। व्हाट इज पजेसिव नाउन? पहले तो ये समझ लेते हैं। पजेसिव नाउन मतलब, मराठी में अगर बोलू ना, अगर सब की मालकी हक्क, की हे माझं आहे, हे तिचं आहे, म्हणजे तिचा हक्क आहे त्याच्यावर, हे त्यांचं आहे, उनका हक है उसपे। पजेशन का मीनिंग समझ में आ गया? एक बार ये मुझे यस और नो में सब लोग एक बार कंफर्मेशन दे दो, देन आई विल प्रोसीड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. गुड Yes, गुड। ma'am. ऐसे ही इंटरेक्शन Yeah. चाहिए, क्योंकि ऐसे ही तभी मुझे समझेगा कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। ओनली एक दो ही मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो दैट शुडंट हैपन। ठीक है, ठीक है। पजेसिव केस, पजेसिव, पजेशन का मैंने मीनिंग बोल दिया कि मालकी हक। नाउ उसमें एक है कि कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट क्या है, जैसे सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन को अगर आपको पोजीशन देना है तो आप हमेशा उसके एंड में एपोस्ट्रोफी, ये जो साइन होती है, कुछ भी एक वर्ड है, एक ये जो साइन होती है, ये होती है एपोस्ट्रोफी, उसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। जैसे सिंगुलर नाउन है, आपको सिंगुलर नाउन का पोजीशन देना है तो आपको जस्ट एंड में एपोस्ट्रोफी एस देना है। फॉर एग्जाम्पल, अमित्स रानीज, जैसे अमित्स कार, ये अमित की कार है। जैसे रानीज बुक, ये रानी की बुक है। अंडरस्टूड? तो सिंगुलर नाउन है तो एंड में एपोस्ट्रोफी आता है। अगर आप बोलोगे कि आपको कैसे लगेगा, जैसे सिंगुलर नाउन में ही कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एस से एंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक तेजस, आप फिर कैसे लिखोगे? तेजस एपोस्ट्रोफी एस, ऐसा लिखोगे? सो नहीं, ऐसा नहीं लिखते। जो भी वर्ड्स सिंगुलर हो या प्लूरल जो एस से एंड करेंगे, तो तेजस से आप नहीं बोल सकते हो, तो सिंपली वहां पे बस आपको ये साइन लगानी है, एपोस्ट्रोफी, तेजस एपोस्ट्रोफी, एस नहीं लगाना है। अंडरस्टूड? जो भी वर्ड्स एस में एंड होगे, सिंगुलर या प्लूरल, तो आपको उसको एपोस्ट्रोफी लगाना है। अभी सी, जैसे बाय एडिंग एस टू प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस। अभी जैसे आप कौन सी भी चीज ले लो, ठीक है, आई अ बिट बैक ट्रेस। सबसे पहले एपोस्ट्रोफी, ये जो चीज है ना, 95% ऑफ द टाइम ये बस लिविंग थिंग्स को लगती है। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे कि इट इज टेबल्स लेग्स, तो ये करेक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 90% ऑफ द टाइम ये हमेशा लिविंग थिंग्स को लगता है।
तो सिंपली आप इसको लिखोगे कि लेग्स ऑफ टेबल। लेकिन अगर मैं बोलती हूं साक्षी, साक्षीज लेग्स, तो ये करेक्ट है या नहीं है? करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट है। लेग्स करेक्ट है नहीं है? करेक्ट है। करेक्ट है। करेक्ट। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे सिंगुलर का समझ में आ गया, सिंगुलर कौन सा भी नाउन है तो उसके लिए बस आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है पोजीशन दिखाने के लिए। उसके बाद प्लूरल नाउन है, जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म इज चिल्ड्रन। तो और वो एस में एंड नहीं हो रहा है तो आपने सीधा एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। फिर मैन, मैन का प्लूरल फॉर्म इज मेन, तो मेंस क्लब, मेंस मूवी, या फिर मेंस रूम, ठीक है। तो फिर आपने सीधा एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। सी यहाँ पे यू कुड सी नाउ, by adding only an apostrophe to a plural noun ending in s, that is boys victims, ठीक है। बॉयज, जैसे अगेन मैंने बोला कि तेजस एस से एंड हो रहा है तो आप उसके जो एस से एंड होते हैं ना, तो आप उसके आगे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हो। जैसे गर्ल्स हो गया, गर्ल्स, अब मुझे बोलना है कि दिस इज गर्ल्स रूम, तो गर्ल्स रूम नहीं बोलूंगी मैं सीधा गर्ल्स एपोस्ट्रोफी रूम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एस से एंड हो रहा था, ठीक है। ये क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन है इसमें? एनीवन, एनी कंफ्यूजन यहाँ No, तक ma'am. clear? No, ma'am. Next, by adding only an apostrophe to a singular noun where there are hissing sounds. See, this is nothing different. इसे बस उनका कहना है कि जहां पे जो हिसिंग साउंड होता है ना, कि ऐसा होता है तेजस, जीजस, अंडरस्टूड, वहां पे apostrophe लगता है। अंडरस्टूड? नाउ, रूल्स ऑफ possessive केस। First, in compound noun, the possessive sign is attached only to the last word. अभी जैसे मैंने कल बोला था, कल मैंने शायद ये क्लियर किया था कि व्हाट इज कंपाउंड नाउन। जैसे दो तीन चीजें आप एक साथ जोड़ लो और वो सिंगुलर चीज एज अ कुछ नाउन एक्ट करती है, सिंगुलर नाउन, तो वो कंपाउंड नाउन हो जाएगा। कंपाउंड नाउन क्या है, नहीं समझ रहा है, उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस है। उतना बस आपको एक समझ लो कंपाउंड नाउन क्या है। तो आपको कंपाउंड नाउन तो समझ में आ गया ना, कमांडर इन चीफ, वाइस एडमिरल, माई सॉरी, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अंडरस्टूड, ये सब चीजें। अभी रूल क्या कहता है, इन कंपाउंड नाउन पजेसिव साइन इज अटैच्ड ओनली टू लास्ट वर्ड। ये मेरे सिस्टर इन लॉ की मैरिज है, आई एम गोइंग टू माई सिस्टर इन लॉज मैरिज, तो मैं सिस्टर्स इन लॉ नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी सिस्टर इन लॉ। किसकी शादी है? सिस्टर इन लॉ की। तो पोजीशन किसका दिखा रहा है? सिस्टर इन लॉ का। दैट्स वाई ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, मैंने वो उनके एंड वर्ड को ऐड किया। अभी कंपाउंड नाउन में कभी कंफ्यूज नहीं होना कि शिट अभी मैं सिस्टर में सिस्टर के बाद एपोस्ट्रोफी एस ऐड करूं या इनके यहाँ पे करूं या लॉ के यहाँ पे। रूल इज वेरी सिंपल, सबसे एंड में ऐड करना है, दैट इज लॉ के बाद apostrophe s। नाउ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड ये एक पूरा वर्ड है, ठीक है। तो ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड का घर है, मतलब रेसिडेंट किसका है, पोजीशन किसका है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड का। तो आप क्वीन ऑफ इंग्लैंड के एंड पे apostrophe s लगा दोगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, when two or more nouns show joint possession, then apostrophe s is put with latter only. This is very important. इससे क्वेश्चंस आते हैं। When two or more nouns show joint possession, then s apostrophe s is put with latter one. Latter का मीनिंग किसी को पता है? बाद में का। और लेटर? और लेटर? लेटर
लेटर, लैटर, क्या डिफरेंस है? सी, लेटर मतलब खत, पत्र। ये लेटर मतलब होता है आई डू इट लेटर, मतलब बाद में। ठीक है। और ये जो लैटर है, LATTER, लैटर मतलब पहले कुछ दो, बस दो चीजें बोली गई है और उसमें की सेकंड वाली चीज, उसका मतलब होता है लेटर। सी यहाँ पे, जैसे व्हेन टू और मोर नाउन्स शो जॉइंट पोजीशन, एस इज पुट विद लेटर ओनली। लेटर मतलब दो चीज बोली तो उसके सेकंड वाला जो है उस पे लगेगा। तो अनीता इज साक्षी एंड राहुल्स मदर। जैसे अभी मैं हूं निकिता, मेरा भाई है हर्ष, और हमारी मदर है। ठीक है। लेट्स से हर नेम इज XYZ, तो XYZ इज अ मदर ऑफ निकिता एंड हर्ष। नाउ, तो आप एपोस्ट्रोफी कहाँ पे लगाओगे? जैसे अगर मैं बोलती हूँ XYZ इज अ मदर ऑफ निकिता एंड हर्ष। अभी ये एग्जाम्पल एक बार देख लो कि अनिता इज साक्षी एंड, सॉरी, अनिता इज, जस्ट अ मिनट, अनिता इज साक्षी एंड राहुल्स मदर। किसकी मदर है? साक्षी और राहुल की। तो पोजीशन तो साक्षी और राहुल का है, तो आप एपोस्ट्रोफी एस किसे दिखाओगे? जो सेकंड वाला है, सेंटेंस में जो सेकंड नंबर पे लिखा है, दैट इज राहुल। तो आपने एपोस्ट्रोफी राहुल को दिखा दिया। अभी ये जो सेंटेंस है, इसमें कुछ चेंज आ सकता है? XYZ इज अ मदर ऑफ निकिता एंड हर्ष, ये करेक्ट सेंटेंस है या रॉन्ग सेंटेंस है? एनीबडी, क्विक। करेक्ट है। एग्जैक्टली, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। और यही अगर मैं लिखती कि XYZ इज निकिता एंड हर्ष मदर, तो आप कैसे लिखते हैं? XYZ is Nikita and Harsh's mother. हर्ष मदर, तो आप एपोस्ट्रोफी कैसे लगाते? मैम बस Only एपोस्ट्रोफी लगाते, एस नहीं लगाते बाद में। एग्जैक्टली हर्ष, क्योंकि एंड में हिसिंग साउंड है, तो हर्ष के आगे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया है? यस मैम। नाउ यस मैम। नेक्स्ट, पोजीशन। the word, the words his, hers, its, theirs, yours, ours are possessive and they are not written in the possessive sign. ठीक है, आपको प्रोनाउन थोड़े बहुत पता है। आई एम कंसिडरिंग कि आपको इंग्लिश तो ऑलरेडी पता है, बस ये आपकी रिवीजन हो रही है, मैं ऐसा ये कंसिडर करके चल रही हूँ। तो प्रोनाउन में होता है हिज, हर, हर्स, फिर उसके बाद देयर, देयर्स, योर्स। तो क्या है, ये जो सारे वर्ड्स है वो प्रोनाउन है, और वो कहीं ना कहीं पोजेशन ही दिखा। जैसे मैं बोलती हूँ कि इट इज हर बुक, ये उसकी बुक है। ठीक है। इट इज हिज कार, कार किसकी है? हिज, मेल में उसकी। फिर बुक किसकी है? हर, फीमेल में उसकी। अंडरस्टूड? तो ये जो कुछ वर्ड्स है वो ऑलरेडी पोजीशन दिखाते हैं, तो ये वर्ड्स को आपको फिर से अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो कभी भी आपको जो प्रोनाउन है जो ऑलरेडी पोजीशन दिखाते हैं या वैसा मीनिंग पोर्ट्रे करते हैं, तो आपको उन्हें कभी अपोस्ट्रोफी एस नहीं दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, नीदर डिड हिज एफर्ट्स सक्सीड नॉर योर्स। कभी उसकी भी एफर्ट्स जो है कभी उसके भी एफर्ट्स का फल नहीं मिला, ना ही तुम्हारे। एफर्ट्स यहाँ पे किसके थे? एक तो उसके, हिज, नहीं तो तुम्हारे, दैट इज योर्स। तो योर्स कौन सा वाला आएगा? ये वाला या ये वाला? फर्स्ट वन या सेकंड वन? second. सेकंड वन, सेकंड वन। क्योंकि योर्स ये ऑलरेडी एक पजेसिव
प्रोनाउन है, और आप फिर एपोस्ट्रोफी उसको नहीं लगाओगे। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Anybody ma'am. has any question, or should I proceed? Okay, next. The adverb else combined with indefinite pronouns, somebody, anybody, is expressed in possessive case as somebody else's. ठीक है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब भी else ये वर्ड आया किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ, somebody, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? जैसे आपको नहीं पता, प्रोनाउन है लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है कि यार एग्जैक्टली किसकी बात हो रही है। मैंने बोला कि कोई तो भी आके गया, मतलब आपको पता है कोई तो भी एक इंसान आके गया, जैसे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, इट कुड बी अ मैन, इट कुड बी अ वुमेन। अंडरस्टूड? तो ऐसे इसमें एल्स जो है, तो वहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगता है। जैसे इज इट योर हाउस, ये आपका घर है, मुझे लगा कि ये किसी और का है, तो मैंने पहले कंसिडर क्या किया कि ये किसी और का घर है, मतलब somebody else's house। आई थॉट इट इज somebody else's, तो कौन सा somebody is else नहीं आएगा। else जब भी आता एज अ पजेसिव केस में, तो आप else को ही else's करोगे। ठीक है, ये रूल है, else बोलता है कि मुझे एपोस्ट्रोफी लगाओ। अंडरस्टूड? और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी रीडिंग वाले इंग्लिश में भी काफी चीजें आपको आपके माइंड को ही हजम नहीं होती। जैसे इज इट योर हाउस, आई थॉट इट इज somebody's एल्स या somebody else's, तो रीडिंग में भी somebody else's मेक्स मोर सेंस, है ना? नाउ नेक्स्ट, Yes. एज मैंने बोला कि द पजेसिव केस इज मेनली यूज्ड विद नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अभी जैसे मैंने जो भी एक एग्जांपल दिया, मैंने लोगों के ही नाम लिए हैं। तो 95% ऑफ द टाइम ये जो पजेसिव केस है वो लिविंग चीज, जैसे somebody else, ये इंसान ही है, किसी और का घर लगा मुझे, किसी और का मतलब ये इंसान का ही लगा ना, कोई और इंसान की बात हो रही है। जैसे पहले मैंने अनीता, हर्ष, निकिता, साक्षी, जो भी नाम लिए, तो मैंने सारे लिविंग थिंग्स के ही नाम लिए। तो अगर नॉन लिविंग थिंग के लिए कभी भी एपोस्ट्रोफी आता है, तो दैट देयर विल बी अ एरर। लेकिन अगेन सिक्स्थ रूल समझ लो। आप बोलोगे कि यहाँ पे एग्जांपल मैम ने दिया स्टोन्स थ्रो अवे डिस्टेंस, और स्टोन तो नॉन लिविंग होता है, फिर उसे एपोस्ट्रोफी, तो ये एज एक फ्रेज यूज किया गया है। विल सी दैट रूल क्या कहता है। इट इज ऑल्सो यूज विथ नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और टाइम। अगर कौन सा ये है नाउन जो टाइम डिनोट करता है या स्पेस डिनोट करता है, स्पेस मतलब डिस्टेंस, यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग है डिस्टेंस, या वेट डिनोट करता है, तो आप तब अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हो। जैसे आपण कधी 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 म्हणतो ना, मराठीमध्ये म्हणतात हातभर अंतरावर तर राहते ती। हातभर अंतरावर म्हणजे काय खरंच वर्ड टू वर्ड मिनिंग का, की एक वन हँड डिस्टन्स वरच राहते, एक हात दूर केला की तेवढंच चाललं की तिचं घर येऊन जाईल? नाही। इन जनरल त्याचा मिनिंग काय असतो की जवळच राहते, म्हणजे तुम्ही एक फ्रेज म्हणूनच यूज करताय ना ते। सो दॅट इज द ओनली केस हियर। द एक फर्स्ट एग्जाम्पल यू कुड सी, स्टोन्स थ्रो अवे डिस्टेंस, मतलब क्या? स्टोन्स थ्रो मतलब एक पास में ही रहती है, अ मिनट्स टाइम, एक बहुत जल्दी पहुंच जाते हो। जैसे मिनट्स टाइम मतलब ज्यादा जर्नी है नहीं, जैसे अ डेज जर्नी, एक दिन की जर्नी है। ठीक है, तो ये जो टाइम, स्पेस और वेट, अगर ये कुछ इसमें कुछ पोजीशन दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। ये एक्सेप्शन है, ये 5% के अंडर फॉल करता है। अंडरस्टूड? लेकिन ये दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बस समझने के लिए समझ लो। बाकी जो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं आना है कभी। टेबल्स, दिस इज टेबल्स लेग, दिस इज बॉटल्स नेक, ये नहीं होता है। ठीक है, हमेशा लिविंग चीजों के लिए एपोस्ट्रोफी यूज होता है। नाउ जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो नाउ सो फार वी आर डन विद रूल्स, नाउन सब हो गया। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत देखते हैं, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स है।
यहां तक सब समझ में आ गया? नाउ वी आर प्रिटी मच डन विद नाउन ना। नाउन, उसके नाउन क्या था और उसके रिगार्डिंग रूल्स क्या थे और कौन से टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली पूछते हैं, तो वी आर डन विद इट। 2 मिनट बाद फिर से एक लिंक सेंड करेंगे सर, उसे आपको ज्वाइन करना है ना। तब तक एक वर्ड्स देख लेते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, whatever we have studied till now, anyone has any doubt, any questions, and respond fast. No, ma'am. Okay, so should we proceed? Now let's see what are confusing words. Confusing words मतलब दिखते तो सेम है, बस एक आध अक्षर का फर्क होता है, लेकिन पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। We'll see this here. First is advice. एडवाइस मतलब क्या होता है? ओपिनियन देना। जैसे मैं आपको कुछ एडवाइस दे रही हूँ, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि पढ़ाई करो, दिस विल बी एडवाइस। और अगर मैं बोलती हूँ एडवाइसेस, अगर उसका प्लूरल फॉर्म आता है तो उसका मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन। एडवाइसेस मतलब फिर होता है इंफॉर्मेशन। दैट टीचर गेव एडवाइसेस अबाउट फिजिक्स टू स्टूडेंट्स एंड टीचर गेव एडवाइस अबाउट स्टडी टू स्टूडेंट्स। तो ये दोनों चीजों में, जैसे फर्स्ट जो मैंने बोला कि टीचर गेव एडवाइस अबाउट स्टडी टू स्टूडेंट्स, जिसमें टीचर ने एक ओपिनियन दिया कि भाई स्टडी कैसे करनी है। और नेक्स्ट इसमें टीचर गेव एडवाइसेस ऑफ फिजिक्स टू स्टूडेंट्स, मतलब फिजिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी स्टूडेंट्स को। अंडरस्टूड? एडवाइस और एडवाइस इसमें अभी कभी कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा? आज तुम लोग इतने ढीले कैसे पड़ गए हो? कल तो फटाफट रिस्पॉन्ड कर रहे थे, आज क्या किसी का माइक नहीं चल रहा है, नेटवर्क इशू है, क्या हो रहा है या समझ नहीं रहा है? बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड कि 2 वे इंटरेक्शन होगा, 1 वे तो कुछ नहीं होगा। सो समझ में आ गया एडवाइस और एडवाइस के बीच में का डिफरेंस? Yes, ma'am. गुड। Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट,